गाइस, वेलकम टू आस्था स्टडी भी। आज हम अपने आगे का कंटिन्यू करेंगे BCH ET 141 की क्लासेस। लेट्स गो। आगे का कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मैकेनिज्म पे रोक दिया था, दिस पेज नंबर पे, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। एज द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इन्वॉल्व इन सच सेपरेशंस, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऐसी सेपरेशन में डिफरेंट फोर्सेज इन्वॉल्व एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैंडरवाल फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, तो ऐसी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। ये तीनों पॉइंट्स याद रखना। Then, polarity of the mobile phase will also affect how effectively the separation can be carried out. The separation will also be affected by the nature of the stationary phase used. For example, silica gel, which is polar in nature, polar solvents may have better interaction with it as compared to non-polar ones. ठीक है. Then आगे चलते हैं. Adsorption and partition chromatography के बारे में पढ़ते हैं. Adsorption, partition, chromatography. These chromatography techniques are useful in separating the components of mixture or in the purification of compounds. Both these techniques involve stationary and mobile phases, and mobile phases and both the techniques are liquids. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. Then main differences क्या है इनके बीच में? Adsorption chromatography, separation of components occur on the basis of adsorption. और adsorption के basis पे हम separation करते हैं. While partition chromatography, separation of components depends on the basis of partitioning between the stationary and mobile phase. Partition कर देते हैं हम stationary और mobile phase के बीच में पार्टीशन कर देते हैं. कैसा पार्टीशन कि हम बता देते हैं कि भाई इसके अंदर बीच का डिफरेंस क्या है, और फिर हम उसके हिसाब से हम पार्टीशनिंग क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हैं. देन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, व्हाइल पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड मोर टाइम देन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. ये 3 पॉइंट्स याद रखना, ये आपका डिफरेंशिएट में आ सकता है. देन आगे चलते हैं, ये पढ़ते हैं आगे हम. डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम्स. क्रोमेटोग्राम्स बताया था ना आपको, जैसे एक पेपर या कुछ होता है चीज़, उसके ऊपर जो हम ग्राफ होता है उसके ऊपर देख पाते हैं कि कैसे कैसे सेपरेशन हुआ है या प्योरिफिकेशन हुई है. फ्रंटल एनालिसिस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एल्यूशन मेथड्स, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे. न्यू चीज़ें हैं ये वैसे तो. ये development of chromatograms is a very important aspect of separations using column chromatography. The development of chromatograms can be done in different ways. It would be very interesting to know the difference between them and understand which method will be useful in which situation. ठीक है, तो frontal analysis से start करते हैं हम. Frontal analysis. Let a mixture containing 3 compounds X, Y and Z to be separated using frontal analysis in such a way that a mixture is shown on the top layer. The 3 compounds X, Y and Z are shown red, green and blue. तो कैसे हम कंपाउंड को शो करते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू. देख रहे हो ना, ये ब्लू वाले, ये ग्रीन वाले, ये रेड वाले. ठीक है, तो ये ऐसे शो करते हैं हम कंपाउंड्स को. तो ये आप देख सकते हो ये डायग्राम्स कैसे उन्होंने प्योरिफिकेशन कर रखी है. फिर हम उनके ये क्रोमेटोग्राम्स बनाते हैं. ये जो है ये क्रोमेटोग्राम्स हैं. क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राम्स. क्या ये ग्राफ की तरह है ना? देखो, तो ग्राफ में बता रखा है कि इसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है. बस यही है फ्रंट एनालिसिस आपका. ठीक है, तो आगे हम पढ़ लेते हैं फ्रंट एनालिसिस का थोड़ा पॉइंट्स. Note that before placing the mixture X plus Y plus Z on the column has to be saturated with the mobile phase. Saturation बहुत ज़रूरी है, जब हमने पढ़ा था. A large amount of the sample X, Y, Z is introduced from the top. The mobile phase is continuously added from the top. The components start phasing down the column along with the mobile phase. The least adsorbed component X, represented as this, will reach the bottom and will elute it first. तो least adsorbed component, least adsorbed मतलब कि जैसे ये एक वो है हमारा क्रोमेटोग्राफी हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर अगर मैं मोबाइल फेज ले रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि ये एक कंपोनेंट है ऐसा डॉट सा, ठीक है, इसको हमने बोल दिया एक्स. अगर ये अच्छे से एड्जॉर्ब हो रहा है हमारे स्टेशनरी उस पर, तो ये क्या होगा? ये जल्दी एल्यूट हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद फिर बात करते हैं नेक्स्ट टू इट द सेकेंड फ्रैक्शन अ मिक्सचर ऑफ एक्स प्लस वाई विल बी एल्यूटेड. जो लीस्ट एड्जॉर्ब था, मतलब जो कम एड्जॉर्ब था, मतलब कम बाइंडेड था स्टेशनरी फेज के साथ, जो जल्दी एल्यूट हो जाएगा. जल्दी एल्यूट होने का मतलब जल्दी बाहर निकल जाएगा. लेकिन जो अच्छे से एड्जॉर्ब्ड है ना, एकदम चिपका सा हुआ है स्टेशनरी फेज के साथ, वो लेट निकलेगा. ठीक है, फिर थर्ड ऐसे निकल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऑल 3 कंपोनेंट्स निकल जाएंगे. ठीक है, बस यही सेपरेशन के बारे में बता रहे थे ये. फिर हम डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में बात करते हैं. Again we start the same mixture but time we are displacing agent with the mobile phase. ठीक है, X plus Y plus Z तो strongly absorb हो गए स्टेशनरी फेज में. तो हमने क्या किया, जो मोस्ट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब था ना कंपोनेंट्स, ठीक है, फिर हमने डिस्प्लेसिंग एजेंट लगाया
ताकि हम कंप्लीट कर सकें इनके एब्जॉर्प्शन साइड्स पे और डिस्प्लेस कर सकें इन्हें. द ऑर्डर इन विच दे आर डिस्प्लेस विल अकॉर्डिंग टू फैक्ट द लीस्ट out of 3 will be dissolved first and hence eluted first. Hence will be dissolved first and eluted first. Let us say that x will be eluted first. This will be followed by another fraction which both x and y will be eluted together. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मिक्सचर y और z फिर साथ में निकल के आएगा, फिर x y और z साथ में निकल के आएगा. तो हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ किया, मतलब हमने इसमें वो ऐसा वाला नहीं यूज़ किया, ठीक है. पर हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड कैसे यूज़ किया कि हमने इसके अंदर डिस्प्लेसिंग एजेंट डाल दिया. हमने कुछ इसके अंदर कोई एजेंट डाल दिया जो उनको डिस्प्लेस करने में हेल्प कर रहा है. तो बस यही डिफरेंस हो गया. उसके बाद फिर एल्यूशन मेथड क्या होता है. एल्यूशन मेथड होता है कि हम वही सैम्पल लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड वाला, और दो मेथड्स हैं हमारे पास, दो ऑप्शन है, एल्यूशन, आइसोक्रेटिक एल्यूशन या फिर ग्रेडियंट एल्यूशन. आइसोक्रेटिक एल्यूशन, द सॉल्वेंट ऑफ द मोबाइल फेज हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन. सॉल्वेंट और मोबाइल फेज दोनों के पास सेम कॉम्पोजिशन होगा. इफ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्वेंट इज टेकन इज यूज थ्रू आउट द सेपरेशन प्रोसेस. तो सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट और मोबाइल फेज जो है उसके पास सेम कॉम्पोजिशन होगा थ्रू आउट द सेपरेशन, सेम कॉम्पोजिशन रहेगा, ठीक है. डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स आफ्टर स्टार्ट अपीयरिंग एज डिफरेंट बैंड्स. डिफरेंट फ्रैक्शंस जो है डिफरेंट बैंड्स की तरह काम करने लग जाएंगे इन कॉलम डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट्स गेट एल्यूटेड फर्स्ट. द वन विच लीस्ट एब्जॉर्ब विल कम आउट फर्स्ट, लेट एक्स बी ऑल्सो हेयर, ठीक है. बट इफ कंपोनेंट्स y and z are absorbed to be quite different extent, then use of a single solvent at a mobile phase of single combination may not be able to move y and z down the column with the mobile phase. Hence gradient elution is used. The solvents of different polarities with increasing other polarities are used to elute the different components y and z, ठीक है. All the three components should be separated at the end. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, एल्यूशन मेथड में क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई इसके अंदर हम वही सेम सैम्पल लेते हैं जैसे हमने पहले दो मेथड्स में लिया था, x प्लस वाई प्लस जेड का सैम्पल, ठीक है. लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, इसके अंदर ना दो चीज़ें होती है, आइसोक्रेटिक एल्यूशन और ग्रेडियंट एल्यूशन. अब वो इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि आइसोक्रेटिक एल्यूशन और ग्रेडियंट एल्यूशन कब कब यूज़ करेंगे हम, जब देख रहे हैं कि हम कोई एक सॉल्वेंट है तो उसके पास वो थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन है, उसके पास थ्रू आउट द सेपरेशन प्रोसेस, ठीक है. तो उसको आइसोक्रेटिक एल्यूशन बोलेंगे. जब हम ले लेते हैं एक्स जो सबसे कम बाइंडेड है हमारा स्टेशनरी फेज के साथ, वो जल्दी एल्यूट हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा बाहर, क्योंकि वो बहुत कम जुड़ा हुआ है उसके साथ, स्टेशनरी फेज के साथ कम चिपका हुआ है, इसलिए जल्दी निकल आएगा, जल्दी एल्यूट हो जाएगा. तो अगर हम बोलते हैं कि वाई और जेड भी ऐसे निकल आएंगे, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वाई और जेड जो हैं वो कुछ डिफरेंट तरह से एड्जॉर्ब हुए हैं, डिफरेंट एक्सटेंट पे एड्जॉर्ब हुए हैं हमारे स्टेशनरी फेज के साथ, तो फिर हमें क्या करना होगा, हम उसी कॉम्पोजिशन से, उसी सेम कॉम्पोजिशन से मोबाइल फेज के नहीं निकाल सकते उनको, मतलब हम आइसोक्रेटिक एल्यूशन नहीं यूज़ कर सकते उधर. तो उधर हम ग्रेडियंट एल्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है. क्या होगा तब, जो सॉल्वेंट होंगे डिफरेंट पोलैरिटीज़ के, इंक्रीजिंग ऑर्डर पोलैरिटीज़, तो उनकी तरफ से हम एल्यूशन स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट चलते हैं, समरी है इसके बारे में. समरी में क्या ही है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी 3 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है. एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी फिनोमेना एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना पे बेस्ड होती है. द वाइल्ड फेज ऑन पासिंग द स्टेशनरी फेज कैरीज अलॉन्ग विद इट द लीस्ट एब्जॉर्ब कॉम्पोनेंट फास्टर रेट एंड दोज विच स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब, वो धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है. द टेक्निक ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज वेरी एफिशिएंट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ मिक्सचर्स. Then a variety of adsorbents and molecular mobile phases are used in column chromatography separating different mixtures. Adsorption partition chromatography techniques have similarities and differences and useful for requirement of separation. The gradient elution is more useful than frontal analysis and displacement method. तो ज़्यादा useful कौन सा है, जो हमने methods पढ़े, gradient elution ज़्यादा important और useful है than frontal analysis और displacement methods, ठीक है. Then कुछ टर्मिनल क्वेश्चंस हैं. फैक्टर्स नीड टू बी टेकन केयर विद रिस्पेक्ट टू द मोबाइल फेज टू अचीव सेपरेशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए. देन डिस्कस द एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट्स. एड्जॉर्बेंट्स की एक्टिवेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्या, जैसे कि हम कुछ वो डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ कर लें कि डिस्प्लेसमेंट एजेंट डाल दें, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी सॉल्वेंट डाल दें, तो उससे हमारा एड्जॉर्प्शन की एक्टिवेशन हम कर सकते हैं. देन why is frontal analysis not a good method for development of chromatogram. frontal method analysis कैसे good method नहीं है, और कैसे ही जो हमारा gradient elution है वो ज़्यादा अच्छा method है, ये भी आप डिस्कस कर सकते हो. देन आगे चलते हैं.
आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे हम आगे। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फटाफट से इसको इसी वीडियो में ख़त्म कर लेते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आयन एक्सचेंज के फिनोमेना पे डिपेंडेंट होता है कि कैसे आयन एक्सचेंज होता है, उसी पे हम क्रोमेटोग्राफी की बेसिस पढ़ते हैं, ठीक है। देन आगे इसमें पढ़ते हैं क्या क्या है। आयन एक्सचेंज जो है पॉपुलर एप्लीकेशन है इन वाटर सॉफ्टनिंग। द एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ शुगर्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स, क्लिनिकल मेथड्स या क्लिनिकल सैम्पल्स। आयन एक्सचेंज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन रिकवरी ऑफ मेटल्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट, सेपरेशन ऑफ रेयर अर्थ्स, contamination of cooling water from nuclear reactors, ठीक है। ग्लेन टी सीबॉर्ग, इन्होंने क्या किया था, साइंटिस्ट का नाम है ये, इन्होंने क्या किया था, यूटिलाइज दिस टेक्निक टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ 5F सीरीज विच आर ऑब्टेन इन सीक्वेंस सिमिलर टू दैट ऑफ 4F एलिमेंट्स। तो 5F सीरीज ये उसकी बात करें, पीरियोडिक टेबल की बात करें। पीरियोडिक टेबल आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि कैसे पीरियोडिक टेबल में हम F जो होता है F ब्लॉक की 5 और 4 सीरीज है ना, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन्होंने ये ग्लेन टी सीबॉर्ग ने ये मेथड यूज़ किया था आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। आगे चलते हैं, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसके एग्जांपल्स देंगे नेचुरल और सिंथेटिक के आयन एक्सचेंजेस के। क्लासिफाई एक्सचेंजेस है वीक या स्ट्रॉन्ग आयन एक्सचेंजेस। देन डिस्कस द प्रिंसिपल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल, मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट क्लास में। डिफाइन आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ अ रेजिन, ठीक है। और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, जैसे हम हर एक उसके लिए पढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी के लिए। डिस्क्राइब डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिटेंशन टाइम ऑफ आयंस ऑन द रेजिन एंड हेंस अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ सेपरेशन। आयन एक्सचेंज मटेरियल्स, ठीक है। फिनोमेना ऑफ आयन एक्सचेंज वाज ऑब्जर्व टू agricultural chemist Thomson and Way in 1850 who observed the exchange of ammonium ions and calcium ions in the soil. The way use of clay minerals for ion exchange was thus realized and their use of water softening was attempting. तो water softening तब हुई थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ये इसकी हिस्ट्री है, क्या होगी इसकी हिस्ट्री होगी। देन आगे चलते हैं। कुछ आयन एक्सचेंज जो प्रोसेस होती है ये वो होती है एक्सचेंज ऑफ आयन्स लाइक साइन between a solution and an insoluble solid in contact with the solution. Clearly, the solid must contain ion of its own exchange. In addition, it must have a permeable structure of large. In addition, it must have a permeable structure of large specific surface area so that the solvent and solute ions can readily come in contact with the solid surface. तो उसी पे आ जाए, मतलब इतना बड़ा एरिया होना चाहिए कि इसी पे आके एक्सचेंज करना शुरू हो जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम मोर मटेरियल्स वर सिंथेसाइज। द फर्स्ट सिंथेटिक एक्सचेंजर वॉज प्रिपेयर्ड बाय जर्मन केमिस्ट हार्म एंड रम्पलर इन 1903। एक साथ साथ आपको हिस्ट्री भी बताते जा रहे हैं कि कब क्या क्या हुआ। परम्यूटेट्स वर ऑल्सो ट्राइड। However, in 1935, Adams and Holmes, two English chemists, observed the crushed phonograph records exhibited ion exchange properties. दो phonograph records जो हैं जो crushed हो रखी थी उनमें ion exchange properties हुई थी, ठीक है। हम natural exchanges पढ़ लेते हैं। natural exchanges क्या होते हैं? ion exchanges, these are zeolites. These include zeolites having cation exchange properties. Their examples being the following minerals: analcite, chabazite and नेट्रोलाइट, ठीक है। ये सब आपको याद कर लेना है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पक्का पूछेगा। जियोलाइट्स आर aluminosilicate minerals that contain alkali and alkaline earth metals. They are three-dimensional microporous crystalline solids with activities and channels in which cations, water and small molecules can reside. They are often called molecular seals, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 3 डायमेंशनल नेटवर्क्स होते हैं। नेगेटिवली चार्ज लैटिस होता है इनका। लैटिस जो स्पेस होती है, स्पेस जो होती है ना जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसको लैटिस बोलते हैं। वो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और 3 डायमेंशनल इनके जो होते हैं नेटवर्क, इनके 3 डायमेंशनल होते हैं नेटवर्क ऐसे, ठीक है। द alkali and alkaline earth cations which move freely balance the negative charge. These behave as counter ions and can be exchanged with counter ions, ठीक है। देन आगे पढ़ते हैं। द एक्सचेंज ऑफ OH माइनस आयन्स फॉर Cl माइनस SO4 माइनस एंड PO3 माइनस आयन्स हैव बीन रिपोर्टेड इन मोंटरमोनलाइट, काओलोनाइट एंड फेल्ड्सपर। ऑफ फेल्ड्सपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पूछा जाता है। ऑफ
sodalite and cameronite groups. Zeolites have poor mechanical strength, less abrasive resistance and are decomposed partially by acids and alkalis. तो zeolites क्या होते हैं कि इनकी poor mechanical strength होती है, less resistance होती है इनकी, और डिकम्पोज हो जाते हैं partially by acids and alkalis. Some types of coals are also used as cation exchanges after stabilizing with metal ion solutions. These contain weak acid and carboxylic groups and thus weak cation exchanges, but these can be converted to strong cation exchanges by sulfonation by treatment of strong sulfuric acids. सिंथेटिक आयन एक्सचेंजेस की बात करते हैं. ये कुछ सिंथेटिक आयन एक्सचेंजेस हैं हमारे पास, ठीक है. ये आप सब देख लेना, ठीक है. अगर आपसे ये याद हो जाती हैं दो चीज़ें तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है. और ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ याद कर लेना बस. स्टाइरीन और डाइविनाइल बेंजीन याद कर लेना, बहुत इजी है. स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन कैसे याद कर सकते हो? देखो, एक तो बेंजीन ग्रुप आपने ले लिया, ठीक है. स्टाइरीन कैसे बन गया? उसके ऊपर CH ग्रुप लगा दिया, साथ में CH2 ग्रुप लगा दिया, ये आपको स्टाइरीन बन गया. देन डाइविनाइल बेंजीन कैसे याद रखना है? बेंजीन ग्रुप वापस से लो, वापस से इसके ऊपर CH और CH2 लगाओ, लेकिन नीचे भी लगा दो. अब नीचे भी लगा दिया आपने तो ये क्या बन गया? डाइविनाइल बेंजीन बन गया. ठीक है, बहुत ईजी है ये. तो कोपॉलीमर वगैरह दे रखे हैं, फिर स्ट्रॉन्ग एंड वीक कैटायन एंड एनायन एक्सचेंजेस दे रखे हैं आपको. ये टेबल याद कर लेना, ये पक्का आएगा. ठीक है, स्ट्रॉन्ग, वीक, कैटायन, एनायन एक्सचेंजेस, मतलब कि आप कैटायन और एनायन एक्सचेंजेस के बारे में यहाँ पे डिटेल दे रखी है, उनके बारे में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रखा है, टाइप बता रखा है, और स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये बता रखा है. देन ये पढ़ लेते हैं हम. वीक कैटायन एक्सचेंजेस जो होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जैसे हमने पढ़ा था, CO- एंड CH2CO-. स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंजर सल्फोनिक ग्रुप SO3- और ये, ठीक है. वीक एनायन एक्सचेंजेस एमाइन, ये सब एग्जाम्पल हैं. देन स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंजर क्वाaternary एमाइन, ये रहे एग्जाम्पल्स. ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स ही पूछ लिया नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर रोल ऑफ डाइविनाइल बेंजीन पूछ लिया इन द कोपॉलीमर विद स्टाइरीन. ठीक है, इनका रोल क्या होता है? आपको रोल देख लो यहाँ पे क्या होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना. हाँ, तो इनका रोल क्या होता है यहाँ पे देख लो. हाई मोलिकुलर वेट कोपॉलीमर बीड्स मेड ऑफ कोपॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन विद डाइविनाइल बेंजीन आर यूज. तो ये क्या होते हैं? सिंथेटिक आयन एक्सचेंजेस की तरह काम करते हैं, तो यही इनका रोल है. उसके अलावा आगे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन समझा दिया आपको. प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज. तो आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर पोरस इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम. तो आयन एक्सचेंज क्या रेजिन्स क्या होते हैं? पोरस होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडियम में. एंड when such an ion exchanger is immersed in aqueous solution containing the ions to be exchanged, an equilibrium gets established. ion exchange करने के लिए equilibrium establish हो जाता है. equilibrium को मैं ऐसे लिखती हूँ, equilibrium establish हो जाता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम. ये देखो, वीक कैटायन एक्सचेंजर कैसे ये इसके रिएक्शंस हो रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंजर के रिएक्शंस देख लो. RS डिनोट्स द रेजिन. तो रेजिन को हम क्या बोलते हैं? RZ बोलते हैं. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K और सिलेक्टिवली द सिलेक्टिवली कोएफिशिएंट कैन बी रिटन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एज फॉलोज. दैट पहले हम लिखेंगे जो हमारा स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंजर है डिवाइडेड बाय जो हमारा वीक कैटायन एक्सचेंजर है, उसके बारे में लिखेंगे हम. देन आगे चलते हैं. देखो, K को क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं. ये तो आपने पढ़ा ही होगा पहले भी क्लासेस में, या इसमें भी कोर्स में भी पहले भी पढ़ा होगा पिछले कोर्सेज में. तो सिलेक्टिवली कोफिशिएंट भी बोलते हैं. और K को हम कैसे डिफाइन करते हैं? K को हम डिफाइन करते हैं कि ये जो चीज़ लिखी है ये आपकी क्या लिखी है? ये लिखी है आपकी ये चीज़, मतलब कि आपके प्रोडक्ट्स लिखे हैं. और ये चीज़ क्या लिखी है आपकी? ये आपके रिएक्टेंट्स लिखे हैं. ये देखो ना, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं. तो ऐसे लिखते हैं हम. K को लिखते हैं प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स. ये चीज़ याद रखना. अगर आप कोई और भी आपको रिएक्शन देते हो, आपको कैसे लिखना है ये आपको पता होना चाहिए. देन आगे चलते हैं हम. R इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ M इन स्टेशनरी फेज डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ Mn प्लस इन एक्वस फेज. ठीक है, ये रहा. देन आगे चलते हैं. आगे चलते हैं हम. वीक एसिड कैटायन एक्सचेंजेस विल नॉट कम्प्लीटली एक्सचेंज कैटायन ऑफ वेरी वीक बेसिस. ठीक है, दे आर एक्सचेंज बाय स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंजेस ओनली. वीक एसिड कैटायन एक्सचेंजर हाउएवर सेपरेट स्ट्रॉन्गली बेसिक सब्सटेंसेस, एग्जांपल पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स एंड मल्टी फंक्शनल आयनिक कंपाउंड्स. देन
आगे को चलते हैं, आयनिक कैपेसिटी देखते हैं। हम इसकी कैपेसिटी के बारे में देखो बात करेंगे। ये जो दोनों हमने ये देखे थे, इनकी बेसिस पे हम आगे इनकी आयन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, इनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। We have studied above the counter ions of a resin, ठीक है, are exchanged in a exchange process. The counter ion content in a given amount of ion and exchanger is the fixed charges which are balanced by counter ion charges, ठीक है. The capacity of a ion exchanger is the number of ion equivalents in the specific amount of the material, but the context of its usage needs to be specified. We define total capacity of a resin as a number of ionic sites per unit volume of the resin. ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस. देन आगे चलते हैं. The dry wet total capacity is usually expressed in milli equivalents per gram of anhydrous resin. It is expressed as MEQ per gram dry H plus or Cl minus form. Then wet volume capacity is the number of sites per unit volume of the water swollen resin. It is maximum theoretical capacity. However, the performance of the resin is generally based on its volume. It may be expressed as milli equivalents per milliliter. ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं हम इसको. उसके बाद फिर ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ रेजिन इन अ पर्टिकुलर साइकिल इज द नेट नंबर ऑफ साइट्स यूटिलाइज इन गिवन वॉल्यूम इन दैट साइकिल. नेट नंबर ऑफ साइट्स जो यूटिलाइज कर रखी है इन दैट वॉल्यूम इन द गिवन साइकिल, उसे ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ रेजिन कहते हैं. इट इज एक्सप्रेस इन द सेम टर्म्स एज द टोटल कैपेसिटी और percentage of total capacity. One more capacity is dynamic or breakthrough capacity which is used in column operation and depends on the operating conditions. तो एक और कैपेसिटी जो है जिसको हम कहते हैं डायनामिक या फिर ब्रेक थ्रू कैपेसिटी. तो ये ऑपरेटिंग कैपेसिटी आपको याद रखना है, ऑपरेटिंग कैपेसिटी आपको याद रखना है. और क्या याद रखना है आपको? डायनामिक कैपेसिटी याद रखना है. ऑपरेटिंग कैपेसिटी, डायनामिक कैपेसिटी याद रखना है. डायनामिक कैपेसिटी क्या होता है? ब्रेक थ्रू कैपेसिटी होती है, यूज्ड इन कॉलम ऑपरेशन एंड डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग कंडीशंस. ठीक है, ये दोनों याद रखना. द exchange capacity affects the retention of the solute. The higher capacity, the higher the retention, improved with the resolution. जितनी हाई कैपेसिटी होगी उतनी हायर रिटेंशन होगी, मतलब रहने की क्षमता होगी, और इम्प्रूव्ड उनकी रेजोल्यूशन होगी. रेजोल्यूशन मतलब क्लैरिटी. ठीक है, तो जितनी हाई कैपेसिटी उतनी हाई रिटेंशन, मतलब रहने की, उस जगह रहने की क्षमता, और इम्प्रूव्ड रेजोल्यूशन मतलब कि उसकी जितनी क्लैरिटी है, अच्छी क्लैरिटी. ठीक है, देन आगे चलते हैं. Besides the capacity of resin, the particle size of resin particles is also important. The preferred effective size of diameter 0.4 to 0.6 mm होती है, होती है. Then the corresponding particle size distribution is between 20 to 50 mesh screens. Note that the hydrated particles, that is swollen resin, are present in aqueous medium. The decrease in particle size decreases the time required to attain the equilibrium. Hence, the efficiency for a given volume of resin increases. In other words, lesser volume will be required with smaller particle size. अगर वॉल्यूम कम है तो स्मॉलर पार्टिकल साइज लगेगा, हमारा. आगे चलते हैं. Mechanism of ion exchange. The stationary phase in the ion exchange chromatography is the matrix containing the ionizable functional groups with fixed ions carrying oppositely charged displaceable ions. The mobile phase contains of aqueous buffer system with small amount of organic solvent. Note that exchange of cations or anions occur with the counter ions of the resin, as the case may be. If we are separating a mixture of cations or anions respectively, selectively coefficient determines द एफिनिटी ऑफ द रेजिन. सेलेक्टिवली कोएफिशिएंट हमने पढ़ा था, के मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था हमने. वो क्या डिटरमाइन करता है? द एफिनिटी ऑफ द रेजिन फॉर द पर्टिकुलर आयन. द लार्ज वैल्यू ऑफ सेलेक्टिवली कोएफिशिएंट इंडिकेट स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर द रेजिन टू रिटेन द आयन एंड वाइस वर्सा. तो क्या बोलते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि सिलेक्टिवली कोएफिशिएंट मतलब कि के मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या डिटरमाइन कर रहा है? एफिनिटी डिटरमाइन कर रहा है रेजिन की, कि इससे पर्टिकुलर आयन के लिए लार्ज होगी वैल्यू सिलेक्टिवली कोएफिशिएंट की, मतलब के की वैल्यू लार्ज होगी, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी इंडिकेट करेगा फॉर व्हाट? रेजिन टू रिटेन, मतलब रेजिन को वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे उसकी रहने की क्षमता देखने के लिए, और किसकी? आयन की. और ऐसा उसका वाइस वर्सा भी आप याद कर लो. ठीक है. Then for a typical strong exchange
resin, the decreasing order of selectivity coefficient is this: Al3 plus Ba2 plus Pb2 plus Ca2 plus Ni2 plus Cd2 plus, और ऐसे जाता जाए, ठीक है। ये डिक्रीजिंग है, तो इसको आप कैसे भी अपने तरह से याद कर लो। अगर आपको कुछ भी ट्रिक बना के याद करना है, कैसे भी याद करना है, पर याद जरूर कर लेना। देन आगे चलते हैं। द सीक्वेंस इंडिकेट्स द हाईली चार्ज आयंस बाइंड मोर स्ट्रांगली एज कम्पेयर टू आयंस विद लो चार्ज। तो हाईली चार्ज आयंस जो है वो अच्छे से बाइंडिंग करेंगे और लो चार्ज वाले अच्छे से बाइंड नहीं करेंगे, तो सबको ही पता है। फॉर द आयंस हैविंग सिमिलर चार्ज, द आयंस विद स्मॉलर हाइड्रेटेड रेडियाई, जिनका जो सिमिलर चार्ज है तो फिर हम उसके रेडियाई पे देखेंगे कि क्या ऐसा चार्ज है, ठीक है। और फिर उनका स्मॉलर है तो अब देखेंगे तो दोज विच मोर पोलराइजेबल एंड बाइंड मोर स्ट्रांगली टू द रेजिन, ठीक है। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं सिमिलरली द ऑर्डर फॉर स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंजेस इज एज फॉलोज: SO4 2 माइनस, फिर I माइनस, फिर HSO4 माइनस, फिर NO3 माइनस, फिर Br माइनस, फिर ऐसे सो ऑन, ठीक है। द हायर चार्ज आयंस एंड दोज विद स्मॉलर हाइड्रेटेड रेडिया बाइंड मोर स्ट्रांगली टू द रेजिन्स। तो जिनका हायर चार्ज होगा वो बाइंड करेंगे और जिनका स्मॉलर रेडियाई होगा वो बाइंड करेंगे, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं ना, तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि स्मॉलर रेडिया आएगा तो वो बाइंड करेगा, ठीक है। Then with regard to aqueous buffer mobile phase, the pH and ionic composition are related to retention time. तो pH और ionic composition retention time से related होता है, और retention time जो है ये आगे हम बात करते हैं कि gradient elution involving the change in pH और ionic strength जो ये change कर देता है is used for eluting different cations. Here if diluted HCl is used as mobile phase, then the increase in concentration of HCl increases the elution rate as more H plus ions are now available to complete successively for ion exchange sites, ठीक है। Why is selectivity coefficient important? Selectivity coefficient important होता है, वो K होता है हमारा, मतलब equilibrium constant होता है, वो डिफाइन करता है हमारी ये सब चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं इन दिस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ये समरी है। समरी फटाफट से बता देती हूँ। आयन एक्सचेंज यूज़फुल होता है वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस कॉम्प्लेक्स को कंटेन करने के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए। देन आयन एक्सचेंज मटेरियल्स भी यूज नेचुरल या सिंथेटिक होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं। आयन एक्सचेंज द चॉइस बिटवीन स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स एंड वीक ग्रुप्स, उसके बारे में हमने बात कर रखा है। आयन और कैटायन के बारे में बात कर रखा है। कुछ टर्शरी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के बारे में बात कर रखा है, ठीक है। सिंथेटिक आयन एक्सचेंजर रेजिन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमेरिक मटेरियल्स कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ आयनिक फंक्शनल ग्रुप्स पर मॉलिक्यूल। तो ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद ऊपर नहीं दे रखी थी। तो आगे बात करते हैं। आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ एक्सचेंजेस कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। द पार्टिकल साइज ऑफ द रेजिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिटेंशन एंड हेंस सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स, एंड ये सब हमारे पॉइंट्स हैं। लेट्स एंड दिस।